हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल हिमाचल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर फॉर द जेल बॉर्डर एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपका कल एग्ज़ाम है तो आपकी जो तैयारी है काफ़ी ज़ोर शोर से चली होगी, आई होप। तो इसी जोर शोर को बढ़ावा देने के लिए हम अराउंड 55 से 60 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके लिए आपके कल के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक पूरा देखना, क्योंकि बीच में कुछ ऐसा डाटा हम ऐसा डाटा भी डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके। ठीक है। तो आपके जो जोर शोर को बढ़ावा देने के लिए ये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दैट इज़ या डिजीज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दैट इज़ अ नाइट ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए को एक इस क्वेश्चन में एक और चीज़ याद रखनी है। कई बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, और साइंटिफिक क्या नाम है, केमिकल नेम क्या है? तो इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, राइट। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है। सो इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारी विटामिन वी है, विटामिन वी की कमी से वेरी वेरी होती है। और विटामिन वी को थायमाइन भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखनी, थायमाइन भी बोलते हैं विटामिन वी को, राइट। और नेक्स्ट जैसे हमारी विटामिन सी आती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। लास्ट ईयर जो एसआई का एग्ज़ाम हुआ था हिमाचल का, तो उसमें पूछा था कि विटामिन सी इनमें से क्या है? तो उसमें से कुछ एंजाइम्स था। नहीं, विटामिन सी नहीं, उन्होंने उल्टा पूछा था कि एस्कॉर्बिक एसिड इसमें से कौन सी क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड को इसमें से क्या है? तो एंजाइम्स दिया था, विटामिन्स दी थी, एसिड दिया था, कुछ इस तरह से ऑप्शन थे। तो राइट आंसर वॉज विटामिन, ठीक है। इस तरह से घुमा फिरा के भी पूछ लेते हैं, तभी मैंने सोचा कि कुछ विटामिन के नाम जो केमिकल नेम्स और साइंटिफिक नेम होते हैं उनको भी आपके साथ डिस्कस कर लूँ। तो विटामिन सी को हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, राइट। विटामिन डी की हम बात करें तो विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, ठीक है। और रिकेट्स होता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है इसको कैल्सीफेरल बोलते हैं, राइट। अगर हम विटामिन ई की बात करें, इसकी कमी से इनफर्टाइल होती है, जो ये बेसिकली लेडीज़ में ज़्यादा होता है इनफर्टिलिटी। वहाँ पे इसके कमी के कारण इनफर्टिलिटी कम हो जाती है, सही। ओके। फर्टिलिटी मतलब कम हो जाती है, बेबी प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। विटामिन ए को अगर हम साइंटिफिकली और केमिकली नेम की बात करें तो इसको टोकोफेरोल भी बोलते हैं, राइट। तो इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हम विटामिन के की तरफ। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वो मतलब उसमें काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे आपको लग जाए तो आपकी जो क्या नाम है, ब्लड क्लॉटिंग चलती ही रहेगी अगर विटामिन के की कमी है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि वो आपके वो पपड़ी टाइप वो बनना स्टार्ट हो जाती है जल्दी, अगर विटामिन के आपकी भारी मात्रा में है, तो अच्छी मात्रा में है, एक जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में होना चाहिए, राइट। तो इस तरह के विटामिन के की एक साइंटिफिकली नेम की बात करूँ तो लोक्यूनल जो है वो इसको बोला जाता है, साइंटिफिक नेम है, ओके। इसी तरह से हम नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कि बाल्डनेस, गंजापन, बाल्डनेस बोलते हैं गंजापन। बाल्डनेस इज कोज्ड बाय विच डिजीज? बाल्डनेस किस डिजीज से होता है? तो बाल्डनेस वो बेसिकली एक फंगल डिजीज है, राइट। अगर हिंदी में बोलें तो उसको काबक बोलते हैं, ठीक है। जो हम जैसे गंजे जैसे होते हैं, बाल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, गंजापन होना स्टार्ट हो जाता है, तो कई बार होता है कि जो जो होता है फंगल डिजीज़ हो जाती है सर पे, तो उसकी वजह से भी मतलब गंजापन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए यू नीड टू कंसर्न विद द डॉक्टर्स, ठीक है। ऐसे नहीं सोचना है कि कुछ भी हो रहा है या टेंशन की वजह से हो रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि फंगल डिजीज़ की वजह से भी यू स्टार्ट योर हेयर स्टार्ट फॉलिंग, ओके। इसी तरह से सेकंड जो हमारा 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन जो है वो एनिमल सेल से लिया गया है। जैसे पावर हाउस ऑफ एनिमल सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एनिमल सेल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक, प्रतिरोधक। इसकी यूनिट क्या है? ओम है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट ऐसा यूनिट्स भी पता होने चाहिए, बट ये रेजिस्टेंस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे ये रेजिस्टेंस है तो एक कंडक्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस की यूनिट के लिए आपने अपने आप को ये क्या नाम है, कंफ्यूज नहीं करना है
क्योंकि कंडक्टेंस जो है बेसिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो अगर रेजिस्टेंस की जो यूनिट ओम है तो कंडक्टेंस की यूनिट मो होगी, MHO होगी, ओके, या ओम इनवर्स होगी, राइट। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लास्ट ईयर एक कंस्टेबल के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये आपके एग्जाम में, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं। तो ये तो कम से कम जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं वो तो आपके छूटने नहीं चाहिए, ओके। तो लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। अब कुछ बात हम करते हैं फॉर्मूलाज की। जैसे बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा जो है उनको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ओके। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। जहाँ पे बाई लग गया वहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया, ओके। तो जहाँ पे बाई लग गया वहाँ पे हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। अब बोशिंग सोडा की बात करते हैं तो तो अब इसमें हाइड्रोजन नहीं लगा है तो सोडियम कार्बोनेट होगा। और दूसरी इसका एक याद रखने का तरीका भी मैं बताता हूँ। जैसे 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 देखो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में हाइड्रोजन है, राइट। और बोशिंग सोडा की बात करें तो बोशिंग में क्या कर दिया हमने, हाइड्रोजन को बोश कर दिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, वहाँ से ख़त्म हो गया। तो इस तरह से कुछ आपने बनाना है अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको याद करने में कन्फ्यूज़न ना रहे, ओके। तो बोशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट जिसमें H नहीं है, ओके। आपने H को बोश कर दिया हुआ है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द फॉर्मूला ऑफ चौक। जो चौक होती है हमारी जिससे हम लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में, तो उसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इनके केमिकल मतलब जैसे नाम आ रहा है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इसका जो केमिकली लिखा गया है एलिमेंट्स की फॉर्म है CaCO3, ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। विच पार्ट ऑफ द आई इज डोनेटेड ड्यूरिंग द डोनेशन ऑफ आई, ठीक है। जब हम आँखों जैसे बोलते हैं ना कि आँखों दान करनी चाहिए, तो कौन सा पार्ट आई का जो है वो डोनेट होता है, डेट इज़ कॉर्निया। इस तरह से कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन भी बोलते हैं, ओके, इस तरह से। और इसमें अगर आई की बात चली है तो मैं आपको एक को चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आई में कौन सा लेंस है, तो ये चीज़ याद रखनी है, डेट इज़ कन्वेक्स लेंस, राइट। और आई में जो इमेज, हमारे आई में जो ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, डेट इज़ ऑन द रेटिना, रेटिना में फॉर्म होती है। तो ये कुछ जो छोटे छोटे पहलू हैं जो हमारे आई के रिलेटेड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसको भी ध्यान से सुनना इस वीडियो, तभी मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने बताई हुई हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इमेज, लाइक इमेज फॉर्म वेयर इज इन द रेटिना। इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लेंस कहाँ पे, लेंस भी होता है, ठीक है। अगर हम लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस क्या नाम है, लेंस के आगे क्या होता है, आइरिस होती है जो एडजस्ट करती है कितने अमाउंट ऑफ क्या नाम है अपना, लाइट आनी चाहिए, एंटर करनी चाहिए इसमें, तो वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है, आइरिस का काम जो होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी इज पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की हम बात करें तो वो है हमारे लंग्स, ओके। तो ये भी याद रखना है अपना। लंग्स का काम क्या है कि हमारे जो क्या नाम है, खून को प्यूरिफाई करना, समझ रहे हैं। जैसे हमारा हार्ट रहता है, हार्ट के बाद जो डिऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, लंग्स में प्यूरिफाई होके वो दोबारा हार्ट में जाता है, हार्ट से वीन्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस। जो गैस यूज इन द बल्ब, बल्ब में कौन सी गैस यूज़ होती है, डेट इज़ आर्गन। आर्गन का यूज़ किया जाता है जो कि बल्ब में होता है। जैसे कभी आपने बल्ब को जो डिफ्यूज़ नहीं हुआ है बल्ब, उसमें उसको कभी तोड़ के देखा है तो एक पटाखा सा होता है, तो डेट डेट पर्टिकुलर पटाखा इज़ बेसिकली आर्गन गैस, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइटेस्ट गैस इन द बैलून इज हीलियम। हीलियम जो है सबसे लाइटेस्ट गैस है बैलून में, ठीक है। विच गैस इज नोन एज अ मार्स गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीथेन, CH4। मीथेन जो है वो मार्स गैस को, मीथेन का मार्स गैस भी बोला जाता है, CH4। मीथेन का फॉर्मूला भी याद आपको होना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। हार्डेस्ट एलिमेंट इज द डायमंड। सबसे हार्डेस्ट जो एलिमेंट है अभी तक पाया गया, डेट इज डायमंड। एंड बेसिकली डायमंड इज अ ओलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन की एक ओलोट्रॉपिक फॉर्म है। इस डायमंड के साथ ग्राफीन भी एक ओलोट्रॉपिक फॉर्म है, जैसे फुलरीन होगी, डिफरेंट डिफरेंट हैं, दो तीन हैं जो ओलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, ठीक है। तो सबसे जो हार्डेस्ट मेटल रहता है हमारा डायमंड रहता है, ओके। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन,
एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिस्कवरी के ऊपर एटम बॉम्ब का फाउंडर कौन था। सो एटम बॉम्ब का फाउंडर था, एटम बॉम्ब बनाया था जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने। जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने एटम बॉम्ब को बनाया था, ये भी याद रखना है आपने। मिसाइल, मिसाइल को फाउंड किसने किया था? बर्नर बोन ब्रोन ने। बर्नर बोन ब्रोन ने मिसाइल को फाउंड किया था। अगर हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बात करें तो जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है। ओके, द फादर ऑफ स्पेस सेटेलाइट भी पता होना चाहिए कि इंडियन फादर ऑफ इंडियन स्पेस सेटेलाइट कौन थे? विक्रम साराभाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इतना इवन तक लगता है तो काफ़ी सिंपल सा है, बट बड़े बड़े एग्जाम तक भी क्वेश्चन पूछा गया है। नॉर्मली हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। ओके, अब पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की हम बात करें तो जोश इशक इशास्क जोश इशास्क ने फाउंड की थी पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट बात करें तो ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव जो है बेसिकली जैसे हमारे ब्लड होता है, ब्लड्स में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ए होता है, बी होता है, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलते हैं ए बी को। अब जो ओ नेगेटिव होता है बेसिकली उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और ए बी को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, राइट। यूनिवर्सल ए बी पॉजिटिव इज़ द यूनिवर्सल एस रेसिपिएंट, मतलब ये क्या नाम है, हर किसी का भी खून ले सकता है ये। ओके, और ओ नेगेटिव की बात करें तो ये किसी को भी खून दे सकता है, बट ही विल एक्सेप्ट ओनली ओ नेगेटिव। ओके, ये ओ नेगेटिव ही ले सकता है पर दे सबको सकता है। ओके, अब ब्राइटेस्ट प्लेनेट की बात करें तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट की हम बात करें सो द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इज वीनस। वीनस को सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट बोला जाता है। अब इसके पीछे भी एक बड़ा खतरनाक पहलू, खतरनाक तो नहीं है मतलब पहलू है एक, जो कि वीनस है बेसिकली एक एल्बेडो एक फिनोमिना होता है जो कि वीनस में काफ़ी ज़्यादा होता है। एल्बेडो का मतलब होता है कि जैसे जो हमारी सनरेज आ रही हैं, ठीक है, तो सबसे कम होता है एल्बेडो यहाँ पे। जो सनरेज आ रही हैं वो सरफेस पर पड़ रही हैं, ठीक है, उसके बाद जो सरफेस से वो जो क्या नाम है रेडिएशन है वो बैक भी जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि बैक जाती हैं, तो क्या होता है कि ब्राइटेस्ट प्लेनेट इसके कारण क्या होता है कि जो हमारे वीनस का सरफेस है वो उसके जो होते हैं वो रेडिएशन को बैक नहीं करता, इतनी इतनी बहुत ही कम एल्बेडो होती है। इसके कारण क्या होता है कि जो रेडिएशन आई हैं वो सरफेस पे ही रह जाती हैं, इसके कारण क्या होता है इसको ये ब्राइटेस्ट चमकता है ये काफ़ी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी ये एक फिनोमिना है, ठीक है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी वीनस है, मरकरी को कंफ्यूज मत करना, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ ऑफ प्लांट को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है वो कौन है? क्रिस्कोग्राफ। क्रिस्कोग्राफ मेजर करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब थोड़ा हम हिस्ट्री पे एम्फेसाइज करेंगे, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री पे, ठीक है। तो साइमन कमीशन कब आई थी, कब बनी थी एक्चुअल में? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1927। कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछते हैं कि इंडिया में साइमन कमीशन कब आई थी, तो यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं कि गलत कर देते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली इंडिया में कमीशन साइमन कमीशन आई थी 1928 में, 1928 में आई थी, ठीक है। 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में ये इंडिया में आई थी, ठीक है। तो ये यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना। क्यों आई थी? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 के जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी सेंटर एंड प्रोविंसेस में, सेंटर में, तो तो उसको स्टडी करने के लिए कि ये डायरकी जो हमने इंट्रोड्यूस करी है वो किस तरह से इंडिया में इंडियन सोसाइटी के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहा है, या फिर किस तरह उसकी आउटकम किस तरह से है, तो ये चीज़ है, ठीक है, इसके लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चोरी चोरा। चोरी चोरा कब हुआ था? चोरी चोरा बेसिकली ये 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 में हुआ था। इस जो चोरी चोरा मूवमेंट के इंसिडेंट के बाद ऐसा हुआ कि जो कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डेट वाज स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी, एंड इट वाज अ कोलैबोरेशन ऑफ द खिलाफत कमेटी, खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत कमेटी के साथ एक कोलैबोरेशन के साथ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। बट हुआ ऐसा कि ये एक टाइम पे एक खतरनाक मोड़ ले लिया 1922 में। इसने एक काइंड ऑफ कि एक उग्र उग्र सा इसने एक मोड़ सा ले लिया। और जैसे कि हमें पता है कि हमारे महात्मा गांधी जो थे वो काफ़ी हिंसा के काफ़ी अगेंस्ट थे। तो चोरी चोरा मूवमेंट में पुलिस थाना चढ़ाया,
जला दिया गया, इसमें से 22 पुलिस कर्मचारियों की मौत हुई। तो इसके बाद ये विड्रॉ हो गया। तो ये भी क्वेश्चन कभी आप पूछ सकते हैं कि यार जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करने का कारण क्या रहा था। सो द आंसर इज चौरी चौरा मूवमेंट। ठीक है, और चौरी चौरा मूवमेंट कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत काफ़ी बार पूछा गया है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, थर्ड कब हुआ था। ठीक है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन तो रहनी नहीं चाहिए कि कहाँ कहाँ हुआ था, बिकॉज बैटल ऑफ पानीपत है तो ऑब्वियसली पानीपत में ही और होगा। अगर हम पहले फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की हम बात करें तो इट वॉज 1526 एंड इट वॉज फॉट बिटवीन द बाबर एंड इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर जीत गए थे। ओके, बाबर जिसमें जीत गए थे, और इसी के साथ उन्होंने मुगल साम्राज्य की एक नींव रखी थी उस टाइम पे 1526 में, जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ओके, उसी तरह से हमारा 20 साल बाद सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी हुआ 1556 में। तो 1556 में बेसिकली इट वॉज बिटवीन हेमू एंड अकबर। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, और अकबर वॉज लेड बाय द बैरम खान, क्योंकि अकबर उस टाइम पे अराउंड 14 साल के थे, और 8 साल के थे, अराउंड 8 साल के थे। ठीक है, तो क्या नाम है, उनके जो कमांडर थे बैरम खान, उन्होंने लीड किया था इसको, और जिसमें से अकबर की जीत हुई थी। ठीक है, द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत हेल्ड इन 1761। थर्ड बैटल जो पानीपत का 1761 में हुआ था, ये बेसिकली हुआ था शाह अब्दाली के बीच में, शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जिसमें मराठा की पराजय हुई थी। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखना है कि किसके बीच में हुआ था। जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको हमने सेकंड और थर्ड का भी बता दिया है। अभी देखो, हाँ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, डेट इज़ यूएनओ, कब फॉर्म हुई थी? ये हुई थी फॉर्म 1945 में। ठीक है, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। डेट इज़ 24 अक्टूबर 1945। इस दिन क्या हुआ था? बेसिकली बना नहीं था इस दिन, जो यूनाइटेड नेशन जो इनका एक चार्टर है, इनका एक प्रोटोकॉल के हिसाब से चलते हैं, तो वो साइन किया गया था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ ने, जो कि इसके मेंबर कंट्री थी। और दूसरी बात ये भी याद रखनी है कि इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ही यूनाइटेड नेशन का पार्ट था। उस टाइम पे वो ब्रिटिश इंडिया, एज अ ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था यूनाइटेड नेशंस में। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया, जो हमारा इंडिया था, वो 1945 के टाइम पे ही मेंबर बन गया था किसका? यूनाइटेड नेशंस का। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की फाउंडेशन किसने की थी? सो द आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली सॉरी, ये स्लेव डायनेस्टी के, और ये दिल्ली सल्तनत के पहले जो स्लेव डायनेस्टी आई थी, उसके पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इन्होंने तीन तीन चीज़ें बनाई थी। कुतुब उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोंपड़ा, जो कि जयपुर में है। कुतुब उल इस्लाम इज़ नियर बाई टू द कुतुब मीनार। और एक कुतुब मीनार इन्होंने स्टार्ट किया था बेसिकली। बट जो ख़त्म किया है, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, डेट वॉज इल्तुमिश, जो स्लेव डायनेस्टी के थर्ड राजा थे। उन्होंने क्या नाम है, कुतुब मीनार की कुतुब मीनार को ये किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, कुतुब मीनार को स्टार्टिंग की थी उन्होंने, और ये ख़त्म किसने किया था? इल्तुमिश ने किया था। इल्तुमिश को स्लेव ऑफ स्लेव भी बोला जाता है। ओके, तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। इसी तरह से इबन बतूता इन दिल्ली में कब आए थे? एक तो आपको डेट्स याद रखनी है। दिल्ली में बेसिकली आए थे 1333 में, 1333 में आए थे। ओके, और कब आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के रेन पे आए थे। ओके, इनकी एक बुक भी है, डेट इज़ रहला। रहला भी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इसलिए कि पूछी जाती है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री है, उसके काफ़ी ज़्यादा स्रोत, काफ़ी अच्छा स्रोत माना जाता है इसको, इसीलिए। सो द नेक्स्ट थिंग इज तहकीक आई हिंद इज़ बेसिकली बुक। एक बुक का नाम है तहकीक आई हिंद, किसने लिखी है? अल बिरूनी ने लिखी है। ओके, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि मुंबई में आरबीआई का हेडक्वार्टर है, दिल्ली से कंफ्यूज नहीं करना है आपने। ओके, इसी के साथ मुंबई में अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो सबसे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ओके, ये भी चीज़ याद रखनी है।
सेकंड अब थोड़ा ज्योग्राफी की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है जो ये वो कहाँ से पास करती है, 8 कितने स्टेट से पास करती है, इंडिया की बात करें तो वो 8 स्टेट्स के थ्रू पास करती है। 8 आपको पता होना चाहिए कि कितने स्टेट के थ्रू पास कर रही है। ओके, तो इसी के साथ ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बेसिकली 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, नॉर्थ की लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अगर हम 8 स्टेट की हम बात करें तो उसमें से अगर एक मैं वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा हूँ, उसमें से गुजरात पहले आता है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद हमारा झारखंड आता है, झारखंड के बाद हमारा वेस्ट बंगाल आ गया, झारखंड से पहले हमारा छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आया, झारखंड के बाद हमारा वेस्ट बंगाल आया, उसके बाद हमारा त्रिपुरा एंड देन मिजोरम। ये हमारे 8 स्टेट हैं। ओके, याद रखना। अब हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ना अभी इलेक्शन चले हैं, तो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काफ़ी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि हाँ इलेक्शन कमीशन ने ये चीज़ की, इलेक्शन कमीशन ने वो चीज़ की, इलेक्शन कमीशन ने ये बैन कर दिया, वो कर दिया बैन। तो इस चीज़ के कारण हमारा इलेक्शन कमिश्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि इलेक्शन कमिश्नर है कौन एक्चुअल में। सो द आंसर सुनील अरोड़ा। ठीक है, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस की हम बात करें तो पहले जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें तो स्टार्टिंग थी 1951 में स्टार्ट हुए थे, और नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हुए थे 1951 में, और कम्प्लीटेड वो मतलब जो नई गवर्नमेंट बनी थी वो 52 में बनी थी, 17 अप्रैल 1952 में उसका रिजल्ट आया था। ऐसे ऐसे करके ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ अभी ये भी याद रखना है कि अभी जो जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं करंटली, वो कौन कितने जनरल इलेक्शंस चले हैं, वो डेट इज़ 70 में इलेक्शन जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं। ओके, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हाउ मनी स्टेट लोकसभा सीट्स, हाउ मनी सीट्स इन द सीट्स ऑफ द लोकसभा आर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट्स कितनी हैं? 4 हैं। और टोटल पार्लियामेंट्री सीट की हम बात करें तो वो 7 हैं, क्योंकि 3 जो है वो राज्यसभा की सीट हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है कि लोकसभा में कितनी और राज्यसभा में कितनी। लोकसभा में 4 हैं और राज्यसभा में 3 हैं। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी इलेक्शन ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? डेट कम्स अंडर आर्टिकल 324, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बेसिकली इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो डेट कम्स अंडर आर्टिकल 324। कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानिक ये एक बॉडी है, और इसको आर्टिकल 324 में डिफाइन किया गया है। ओके, इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, करो या मरो, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए, और कौन से मूवमेंट में दिया था। करो या मरो का नारा बेसिकली जब क्विट इंडिया मूवमेंट पास हुआ था, डेट इज़ इन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे गांधी जी ने जो एक संबोधित किया था जनता को, तो उस टाइम पे उन्होंने करो या मरो का नारा बोला था। इसका बोलने का उनका बोलने का मतलब ये था कि चाहे तो हम यही है हमारे पास टाइम आज़ादी लेने का, या फिर अगर अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे और दोबारा हम कुचले जाएंगे। काइंड ऑफ ये एक इनकी एक कहने का मतलब था कि दोबारा हम ब्रिटिशर्स के थ्रू ही कुचले जाएंगे, तो अपना बढ़ चढ़ के भाग लो। उन्होंने मतलब ये मार काटने को बात कर नहीं करी थी, उन्होंने बेसिकली बोला था कि यार जो भी उन मीन थे उनके, स्ट्राइक करना, ठीक है, और अहिंसा का पालन करना, उसके अगे मतलब अहिंसा को लेके उन्होंने एक मार्गदर्शन करना था आगे जाके। तो ये अहिंसा को लेके उन्होंने एक पॉइंट था उनका, तो उसी के थ्रू उन्होंने करो या मरो को चीज़ों को कंप्लीट करना था चीज़ों के लिए। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहता है कि कौन सी मूवमेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है करो या मरो से जुड़ी हुई है 1942, इसकी 8 अगस्त 1942 डेट भी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 के टाइम पे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूँगा। ये जो बेसिकली ये जो है ना, जैसे करो या मरो, दिल्ली चलो, स्वराज मेरा अधिकार है, सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके ही रहूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। किस किस ने स्लोगन्स दिए हैं बड़े बड़े, ये हमारे नेशनल हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ओके, तो ये पता होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसके फाउंडर थे, बाल गंगाधर तिलक ने ये स्लोगन दिया था, फाउंडर ने ये स्लोगन दिया था। दिस पर्टिकुलर स्लोगन वॉज गिवन बाय द बाल गंगाधर तिलक। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ अभी ऑब्वियस सी बात है, मोदी जी काफ़ी चर्चा में रहते हैं,
तो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और बीइंग हिमाचल स्टेट एंड डेट ऑल्सो द बीजेपी स्टेट, सो थोड़ा बीजेपी के बारे में तुम्हें पता होना ही चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बेसिकली हमारे 14th प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, तो ये चीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई वो जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और रिसेंटली जो अभी क्लरिकल एग्ज़ाम हुआ था हाई कोर्ट का, तो उसमें पूछा गया था कि वो रंजन गोगोई कितने कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, तो ये भी पता होना चाहिए। डेट इज़ 46th, 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली वीमेन स्पीकर कौन है? मीरा कुमारी। मीरा कुमारी जो है, जो वो है लोकसभा की पहली स्पीकर। और लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर कौन था? जीबी मामलंकर। और वीमेंस में कौन थे? मीरा कुमारी। ठीक है, अभी कौन थे? सुमित्रा महाजन। जबकि अब तो कोड ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, बट ही शी विल रिमेन द स्पीकर ऑफ लोक सभा टिल द न्यू असेंबली विल प्रिसाइड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, वो डेट इज़ भारत रत्न। भारत रत्न जो है, जो वो सबसे सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है इंडिया का। ठीक है, अगर हम गैलेंट्री अवार्ड की हम बात करें तो परमवीर चक्र है, जो कि वॉर के टाइम पे मिलता है। ठीक है, पीस टाइम के टाइम पे पीस टाइम में गैलेंट्री अवार्ड भी सबसे बड़ा जो है वो है हमारा अशोक चक्र। ठीक है, जो फर्स्ट इंडियंस टू विन द नोबेल प्राइज वॉज द रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो पहले इंडियंस थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था। और दूसरी बात, अगर मैं भारत रत्न की बात करूँ तो भारत रत्न कब स्टार्ट किया था? 1954 में, 1954 में भारत रत्न स्टार्ट किया था। रिसेंटली अभी अलाइड के एग्जाम में भी आया हुआ था क्वेश्चन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चाइनीज पिलग्रिम्स टू विजिट इंडिया फाइन। वैसे और भी आए हैं, पर इस क्वेश्चन को इस तरह से होना चाहिए था कि चाइनीज पिलग्रिम्स जो है, जो फाइन किसके अंतरकाल में आए थे? सो चंद्रगुप्त टू के अंतरकाल में आए थे। और ह्यून त्सांग आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। ये चीज़ याद रखनी है। ओके, इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर सेंटर कहाँ पे है? तारापुर में। तारापुर इज इन महाराष्ट्र। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की बात चली है तो वो भी पहला भी पता होना चाहिए, तो सुकुमार सेन जी थे। ठीक है, फर्स्ट इंडिया रिसिपेंट ऑफ द टू विन द ऑस्कर अवार्ड, मतलब फर्स्ट रिसिपेंट ऑस्कर अवार्ड का इंडियन का कौन था? बानू अथिया। क्योंकि रिसेंटली अभी ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो इसी के साथ आई होप अभी नहीं, कुछ वीडियो है कुछ क्वेश्चन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया रही हैं। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करता हूँ तो 2020 जो ओलंपिक वेन्यू कहाँ पे? टोक्यो जापान में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूथ ओलंपिक हेल्ड, अभी जो रिसेंटली यूथ ओलंपिक हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? अर्जेंटीना में हुए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। खेलो इंडिया भी, यूथ खेलो इंडिया जो हुआ था इंडिया में, वो कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। ये भी आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेडल उसमें किसने जीते थे? महाराष्ट्र ने जीते थे। दूसरे नंबर पर अपना हरियाणा था। और हिमाचल की हम बात करें तो 21वें नंबर पर था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 जो अभी होने वाला है वो कहाँ पे होगा? जैसे कि अभी रिसेंटली टीम भी बना दी गई है, तो कहाँ पे होगा? इंग्लैंड वेल्स में होगा। ठीक है, अब बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं, जैसे अभी रिसेंटली नासा की फुल फॉर्म पूछी थी, इसरो की फुल फॉर्म पूछी थी, तो फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो कौन है, क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारी, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अपने जो जी के जो अपना जेल वार्डर का एग्ज़ाम होने वाला है कल, इस वीडियो को कम से कम 2 बार तो ज़रूर देखना, ताकि आपने इसको लिखना नहीं है, बस आपको अपने वीडियो को देखना है, सिंपल सा, और ध्यान से देखना है। कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे बुक्स को पढ़ना इट्स लाइक कि
हमें फिर ऐसा हो जाता है कि यार मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये नहीं पढ़ा। तो हमने ये क्वेश्चन कुछ अराउंड 55 से 60 क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए थे, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी चीज़ें आपको क्या क्या पढ़ें। इन क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपके लिए एक मेमोराइज करने के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो इसी के साथ मैं बस ये चाहूँगा कि 2 बार कम से कम इस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है? और अपने लास्ट में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो कि जिनका भी जेल बोर्डर का एग्ज़ाम होने वाला है कल, ताकि उनको भी आपके साथ हेल्प मिल सके और आपके साथ वो ट्रेनिंग का आनंद उठा सके और आप ट्रेनिंग में काफ़ी मस्ती खूब पूरी मस्ती कर सकें। ओके, सो एट द एंड और एज ऑलवेज, जय हिंद, जय हिमाचल।